गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सृष्टि के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग राजनीति विज्ञान में सेकंड चैप्टर संविधान निर्माण पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि करीब 40-50 साल के संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लभेद, जो जातिवाद, जो नीली चमड़ी पीली चमड़ी और जो भेदभाव यूरोप के शासकों द्वारा किया गया था वो समाप्त हो गया और अप्रैल 94 में दक्षिण अफ्रीका एक नया गणराज्य बना और उसने इतिहास में जो अश्वेत के द्वारा अश्वेतों पर जो अत्याचार होते हुए वह सब भूलकर सभी जातीय संप्रदाय के लोगों को मिलाया और एक नया संविधान तैयार किया। और नेल्सन मंडेला ने कहा कि अपने पुराने अतीत को भूलकर हम लोग भविष्य के विकास के लिए, अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे और अपनी पुरानी जो बातें हैं, चाहे वो श्वेतों ने अश्वेतों पे अत्याचार किया हो या और कोई, वो सभी को भूल जाएंगे। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए बच्चों, हम लोगों को जब की बात हो रही है तब उस समय हमारे ऊपर उपनिवेश था, अंग्रेजों का उपनिवेश था, कह सकते हैं हम लोग एक प्रकार से गुलाम थे। और अक्सर अंग्रेज हम लोगों से कहा करते थे कि आप लोगों का अपना कुछ कानून नहीं है, अपना संविधान नहीं है, अपना नियम कानून नहीं है। यदि हम आपको स्वतंत्रता दे भी दें, स्वराज की बात हो रही थी, सबने आज्ञा आंदोलन चल रहा था, सहयोग आंदोलन चल रहा था, ये सारी बातें क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी, तो आप लोग अपने देश में कानून कैसे चलाएंगे, सरकारें कैसे बनाएंगे, आपके पास तो कुछ है ही नहीं है। इसी के लिए हमारे जो नेता थे, हमारे जो संविधान के बारे में जानकारी रखने वाले थे और बहुत सारे लोगों ने मिलकर संविधान सभा का गठन किया और उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई जो हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। देखिए क्या है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। मैंने अभी बताया कि संविधान किसी भी देश के लिखित कानून या दस्तावेज है जिसको सरकार और वहाँ के नागरिक दोनों मानते हैं। किसी भी देश में संविधान वह लिखित कानून या दस्तावेज है जिसे वहाँ की सरकार या जो वहाँ के शासक वर्ग होते हैं या वहाँ की जनता होती है उसे मानती है। और उससे फायदा है, उससे ये फायदा होता है कि ना सरकार तानाशाही हो सकती है और ना जनता ही अपने कर्तव्य और अधिकार भूल सकती है। तो दोनों ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों में टकराव या लड़ाई या गृह युद्ध की संभावना कम रहती है। संविधान की आवश्यकता जनता के, मैंने बताया भी, अधिकारों की रक्षा करने के लिए होती है, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो। हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। कहाँ? अफ्रीका में। दोनों समूहों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत में कोई समझौता हो। उन्हें बहुत से सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक श्वेतों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते के मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हो गए। श्वेत लोग बहुमत की शासन की सिद्धांत में एक व्यक्ति एक वोट के लिए राजी हो गए। निर्धन लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों के लिए भी मान गए। अश्वेत लोग इस बात पर मान गए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही था। समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन कार्य था। इसे लागू करने के लिए पहली आवश्यकता थी कि एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका था। जो बातचीत हुई है उसे लिखित रूप में संविधान बनाकर, कानून बनाकर उसका साकार किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इसका उल्लंघन करे या इस नियम को तोड़े तो उस समय सरकार, पुलिस, संविधान या कह सकते हैं जो आपका न्यायालय हो उस व्यक्ति को दंडित कर सके, उससे सवाल पूछ सके। ठीक है ना।
जिस देश में के सभी नागरिक स्वीकार करते हैं। यह किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है, मैंने बताया आपको, जिसकी अवहेलना न तो शासक कर सकते और न ही नागरिक या जनता कर सकते। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इस विषय पर भी नियम बनाकर लिखित रूप में ला सकते हैं। चयनित सरकार को क्या क्या काम करना होगा, क्या क्या स्वतंत्रता मिलेगी, क्या क्या काम नहीं कर सकते, यह भी लिखित रूप में उपलब्ध होगा। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के भी अधिकार होंगे, परंतु ये अधिकार तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले उन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से बदलेंगे नहीं। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इन्हीं चीज़ों का प्रबंध किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हो गए कि ये सब नियम सबसे ऊपर रहेंगे, कोई भी सरकार इनको नज़रअंदाज या इनकी अनदेखी नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों को लिखित संग्रह को संविधान कहते हैं। संविधान की रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं, बल्कि प्रत्येक देश के समूहों के लोग रहते हैं। जरूरी नहीं कि उनसे आपसी संबंध भी दक्षिण अफ्रीका के श्वेत अश्वेत जैसे लोग कटिपूर्ण हो या कठिन हो या कठोर हो, लेकिन फिर भी दुनिया भर के लोगों के विचारों और हितों में अंतर रहता है। एक जाति संप्रदाय के लोगों का अलग सोच, अलग व्यवहार, अलग खान पान, अलग त्यौहार मनाने का तरीका, पहनावा, ये सारी चीज़ें अलग अलग रहती हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या विश्व के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक किसी देश में कानून, नियम या अधिकार नहीं रहेंगे, कोई भी सरकार या नागरिक सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती, प्रत्येक संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इसी प्रकार आपके क्षेत्र का कोई क्लब हो, सरकारी संगठन हो या राजनीतिक दल हो, सभी का अपना एक संविधान या संविधान की आवश्यकता होती है। वास्तव में संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसे किसी देश में रहने वाले समस्त लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य के आपसी संबंध तय करने के लिए साथ साथ सरकार और लोगों के मध्य भी संबंध तय होते हैं। संविधान कई तरीके से कार्य करता है, जिस प्रकार कुछ बातें नीचे लिखी हुई हैं। यह विभिन्न प्रकार के लोगों के बीच विश्वास पैदा करता है और सहयोग बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, इसके फैसले लेने का अधिकार कैसे होगा, यह भी सही है। सरकार के अधिकारों की सीमा निश्चित करता है और हमें बताता है कि नागरिकों को क्या अधिकार और क्या कर्तव्य हैं। यह एक अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह भी आवश्यक नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना आवश्यक है। ठीक है ना। अब भारतीय संविधान का निर्माण, दक्षिण अफ्रीका के संविधान की तरह ही भारत के संविधान का निर्माण भी काफ़ी कठिन परिस्थितियों के मध्य हुआ है। यहाँ पे भी जाति संप्रदाय में लोग बटे थे। हालांकि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए संविधान निर्माण का काम आसान नहीं था। भारतीय जनता तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रही थी। इसी समय में देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारों की हिंसा भी झेली। भारत और पाकिस्तान की जनता के लिए विभाजन भारी विनाश और दिल दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ से कम 10-10 लाख लोग मारे जा चुके थे। इसके अतिरिक्त एक बड़ी समस्या यह भी थी कि अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह स्वतंत्रता दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें भी इच्छा हो अपनी रियासत में विलय करे या स्वतंत्र रहे। इन रियासतों का विलय कठिन और अनिश्चय भरा कार्य था। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना वर्तमान में है। लेकिन संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। देखिए कौन कौन है ये चित्र में देखिए। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका पूरा नाम है सरदार झावर भाई पटेल। झावर भाई पटेल इनके पिता का नाम था। इनका जन्म 1875 में और इनकी मृत्यु जो है 31 अक्टूबर 1950 को हुई थी। जन्म स्थान इनका गुजरात। जब भारत में अंतरिम सरकार बनी तो गृह मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे। ये पेशे से वकील थे, काफ़ी फेमस वकील थे। बरदौली सत्याग्रह में इन्होंने किसानों को बढ़ चढ़कर किसानों को जो मिलों का छूट था वो छूट दिलवाया था, जिसके कारण ही महिलाओं ने इन्हें वहाँ पे बरदौली की महिलाओं ने पहली बार इन्हें सरदार कहा था। भारतीय रियासत
या कह सकते देशी रियासतों को मिलाने में इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इनकी इनकी नीतियाँ बड़ी सख्त भी नहीं, बहुत कठोर होता करती थी। और ये भारत में जब चुनाव हुआ या भारत में जब सरकार बनी तो ये देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी बने। ये है सरोजिनी नायडू। ये जन्म स्थान उत्तर प्रदेश, हरियाणा प्रदेश। ये कवयित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। कांग्रेस में अग्रणी महिला थी, और जब देश आज़ाद हुआ तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। ठीक है ना। अगला है संविधान निर्माण का रास्ता। भारतीय संविधान निर्माताओं को सबसे बड़ी कठिनाइयों के बावजूद एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरीके से संविधान निर्माण के दौर में सभी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी के लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र सहित अधिकांश बुनियादी विषयों पर राष्ट्रीय सहमत बनाने का कार्य हो चुका था। यानी भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन केवल एक विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष नहीं था, न ही सिर्फ अपने समाज को फिर से जागने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी काफ़ी तीखे मतभेद लोगों में उत्पन्न हुए, परंतु कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों ने सहमति बना ली। सन 1918 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा, और सन 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रस्ताव में एक रूपरेखा तैयार की गई। आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जो 18 वर्ष की आयु या पूरी कर चुके उनके वोट का अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए शुरू करने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। जैसे अफ्रीका में था, ऐसा इस समय कतई नहीं था। इसके अतिरिक्त उपनिवेशिक शासन की राजनीतिक व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी कई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में सहायता मिली। हालांकि अंग्रेजी शासन ने बहुत ही कम लोगों को मतदान का अधिकार दिया था। इसके आधार पर जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। सन 1937 के पश्चात पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के चुनाव कराए गए, और इनमें बनी सरकारें भी पूर्णतः लोकतांत्रिक थी। लेकिन विधानसभाओं में जाने और कार्य करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और आगे चलाना भी था। इसलिए भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था की तरह अपना लिया गया। जैसे भारत सरकार का 1935 का कानून, जिसे आज़ादी के बाद के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले हुए चिंतन और बहस में काफ़ी लाभ हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के करीब 250 अनुच्छेद या कानून संविधान बनाते समय ऐसे ही ले लिए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका के अधिकारों की सूची से प्रभावित हुए। इसके अतिरिक्त रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया, और वे सामाजिक तथा आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने में भी सफल रहे। ये केवल नकल के समर्थक नहीं थे, हर कदम पर वे प्रश्न पूछते थे, क्या ये भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप होगी, भारतीय संविधान बनाने में इन पर कौन कौन चीज़ मदद करेंगी। ये सभी चीज़ों ने काफ़ी मदद भी की। भारतीय संविधान के लिए जो अगला पॉइंट है वो है संविधान सभा। फिर भारत के संविधान के निर्माताओं कौन थे, यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में संक्षेप में जानकारियाँ मिलेंगी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जो संविधान सभा नामक विशाल दस्तावेज का लिखने का काम करती थी, उसे ही संविधान सभा कहा गया। जनता के द्वारा ये चुने गए लोग थे, और इन्हीं जनप्रतिनिधि का समर्थन प्राप्त था, और यही लोग मिलकर लोगों ने क्या किया, संविधान के लिखने और उसमें बहस करने, उस पर संशोधन करने, ये सारी बातों का काम इन्हीं लोगों ने किया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। भारतीय संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन एक आयोग था जो ब्रिटेन से बन के आया था, और इसी ने कहा था कि आप लोग अपने देश के लिए एक संविधान पहले तैयार कीजिए।
ठीक है ना। और इसी संविधान के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए और सब लोग अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आए। इसमें आपके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे वो पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। इसके बाद देश दो भागों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान या भारत में बट गया। संविधान भी दो भागों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। ठीक है ना। आगे जो ये सब चित्र हैं और आगे जो टॉपिक है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, टी कृष्णमाचारी, राजेंद्र प्रसाद और जयपाल सिंह, इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे।